अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आईएस और एलएम कर्व की स्लोप्स और आईएस और एलएम कर्व की शिफ्टिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके पीपीएससी के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में जब एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसमें एक एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इफ़ेक्टिव व्हेन। अब वो आईएस की स्लोप का जिक्र करेगा या वो एलएम की स्लोप का जिक्र करेगा। ये अब छोटी सी वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द क्रेडिट सप्लाई, रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, रिलेटेड टू एडजस्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिलेटेड टू मैनेजिंग द एक्सचेंज रेट। ये होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। और यू विल कम टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर। सो द थिंग इज़ दैट अब हमने यहाँ पर ISLM फ्रेमवर्क में अप्लाई करना है फ़िस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को। आपको पता है फ़िस्कल पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं वो आपके पास G और T हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस हैं। और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया जाए और टैक्सेस को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो आपका जो IS कर्व है उसमें जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड हो जाती है। ये जस्ट समझाने के लिए ये मैंने कर्व्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम और ये डायग्राम 1 और 2 जस्ट इसलिए सो दैट कि आपको कर्व्स के समझ आ जाए कि जो मूवमेंट है वो कब होगी। इस पॉलिसी को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जब आप G को इंक्रीज़ करें और या T को कम कर दें इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो इससे आगे क्या होगा वो बात की बात है, मैं सिर्फ कर्व की मूवमेंट बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दें और टैक्सेस में इजाफा कर दें तो आपका जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं मॉनेटरी साइड के ऊपर आऊँ, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसे कहते हैं, मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से आपका जो LM कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा एंड सो ऑन, आपकी GDP राइज़ कर जाएगी। ये जो GDP का राइज़ है या इंटरेस्ट रेट की चेंजेस हैं ये हम इफ़ेक्टिवनेस में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आपका काम है आपने ये जज करना है कि अच्छा जी कर्व कैसे शिफ्ट होता है, मनी सप्लाई में कमी की वजह से बैकवर्ड। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था या जो मैंने अपलोड किया है उसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस से पहले स्लोप्स एंड शिफ्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारा यहाँ पर काम है अभी के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि आपकी फ़िस्कल पॉलिसी कब इफ़ेक्टिव होगी और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कब इफ़ेक्टिव होगी। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फ़िस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से पहले समझाना चाहूँगा, वो है क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट। अब क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट होता क्या है? क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट आपको बेसिकली नज़र आता है जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस करते हैं। सो इफ़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर जाए बाय बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, अगर आप बैंक से बोरो करते हैं सो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्रेडिट मार्केट के अंदर। और इस इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो फॉल कर जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से प्राइवेट इन्वेस्टर डिस्करेज होगा और इससे आपकी जो GDP है या GNP है या लेवल ऑफ इनकम है वो फॉल कर जाएगा। सो शॉर्ट में बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज़ होने से जो आपकी लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस आई है, आउटपुट में चेंजेस आई है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसके इंक्रीज़ होने से दैट इज़ बेसिकली क्राउडिंग आउट। अब यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप शो कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हो और IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। इनिशियली यू आर एट पॉइंट E और अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस ना आती तो आपकी GDP इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफे की वजह से, ये जो G में इजाफा हुआ है ये इंक्रीज़ हो जाती अप टू दिस पॉइंट फ्रॉम Y1 टू Y2। बट इस जनरल इक्विलिब्रियम की डायग्राम में जहाँ मनी मार्केट और गुड मार्केट बोथ इक्विलिब्रियम में हैं, योर इक्विलिब्रियम विल मूव फ्रॉम E टू E, E1 टू E2। इंटरेस्ट रेट राइज़ कर जाएगा और इंटरेस्ट रेट के राइज़ होने से ये सिचुएशन क्रिएट होगी जो मैंने चेन आपको बताई है। आपकी GDP बजाय या आउटपुट इंक्रीज़ होती Y2 के, अब वो इंक्रीज़ होगी इक्वल टू Y स्टेरिक कह लें या Y ये कह लें। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी GDP बढ़नी चाहिए इतनी, लेकिन बढ़ी है एक्चुअली में इतनी बिकॉज of the negative effects of this rise in the interest rate,
दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज जीडीपी विल वेंट बैक, और आपका ये एक्चुअल जीडीपी जो इंक्रीज़ हुई है वो इतनी हुई है वाई स्टेरिक. सो दिस इज़ बेसिकली क्राउडिंग आउट एरिया. नेक्स्ट कम्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसमें आप अगर बुक को फॉलो करें रिचर्ड टी फ्रोइन को, तो उसमें बहुत अच्छे अंदाज में इसको बयान किया गया. इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लेंगे स्लोप आईएस की, इस जनरल इक्विलिब्रियम की डायग्राम्स में आईएस की डिफरेंट स्लोप्स लेंगे जो कि 3 है, और उस पर एक दफ़ा फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और एक दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी. फिर यही प्रैक्टिस दोबारा करेंगे, स्लोप लेंगे एलएम की, उसमें एक दफ़ा फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और एक दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले स्लोप ऑफ आईएस, और उसके ऊपर अडॉप्ट क्या करने जा रहे हैं हम, फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में क्राउडिंग आउट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. एक थोड़ा सा इसके अंदर एक छोटी सी टिप है कि फिस्कल पॉलिसी कब इफ़ेक्टिव होती है, जब क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट या तो हो ही ना, ज़ीरो क्राउडिंग आउट हो तो इफ़ेक्टिवनेस फुल होगी पॉलिसी की, या कम क्राउडिंग आउट हो तो भी आपकी पॉलिसी इफ़ेक्टिव हो. इफ़ क्राउडिंग आउट इज़ हाई तो आपकी जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी. ठीक है जी. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास ये, जिसमें हमने इन इलास्टिक लेस इलास्टिक आईएस कर्व बनाया है. ये कैसे है, ये लास्ट वीडियो में देखें, आपको समझ आ जाएगी कि लेस इलास्टिक क्यों है. सो व्हेन यू विल शिफ्ट दिस, हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं. कौन सी, मॉनेटरी सॉरी फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज और आइदर टैक्स डिक्रीज, योर आईएस कर्व विल शिफ्ट टू दिस डायरेक्शन. अब अगर ऐसा हो जाए, यू विल सी कि आपकी जो जीडीपी है वो राइज़ होनी चाहिए इतनी. अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस ना आती तो आपका Y3 तक आपकी जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती Y1 से. बट हुआ ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जनरल इक्विलिब्रियम में इंक्रीज़ होगा, और आपकी जो जीडीपी में एक्चुअल चेंज आएगी वो ये होगी Y2 के इक्वल. अब आपका जो क्राउडिंग आउट एरिया है वो बहुत थोड़ा बन रहा है. दिस एरिया इज़ योर क्राउडिंग आउट एरिया, जो कि बहुत थोड़ा एरिया है. एक्चुअली में जीडीपी बढ़नी कितनी चाहिए थी, Y1 से Y3, बढ़ी कितनी है, Y1 से Y2. दिस क्राउडिंग आउट एरिया इज़ लेस. सो वी कैन से दैट if fiscal policy will be effective when your IS is inelastic. When IS is inelastic. IS inelastic कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट लेस सेंसिटिव होती है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो क्राउडिंग आउट भी कम आता है. सो स्लोप में देखिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला रिजल्ट है आपका. मैं इन रिजल्ट्स को कंक्लूड भी एंड पे करूँगा सो दैट कि आपके पास एक समरी आ जाए. अंडरस्टूड है कि जब आईएस आपके पास होगा फ्लैटर मोर इलास्टिक, आपके पास क्राउडिंग आउट ज़्यादा आने वाला है. योर पॉलिसी वुड बी लेस इफ़ेक्टिव. कौन सी, फिस्कल पॉलिसी. अब आप चेक करें कि आपका आईएस कर्व शिफ्ट हुआ यूँ. आपके पास अगर ये IS1 से IS2 शिफ्ट होगा, क्यों शिफ्ट हुआ जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हुआ, आइदर टैक्सेस में कमी हुई. तो अब आप देख लें कि ये होगी सिचुएशन. वैसे हम यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा ही ले रहे होते हैं क्योंकि हम क्राउडिंग आउट को डिस्कस कर रहे होते हैं. सो आपकी जीडीपी में इजाफा हो जाना चाहिए था Y1 से Y3, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गया. जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, योर इक्विलिब्रियम विल मूव फ्रॉम दिस, सपोज लेट इट E1 से E2, और इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा राइज कर गया. क्योंकि आपका IS फ्लैटर है तो यहाँ पे इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रही है ज़्यादा. हम इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. सो जैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी, और आपकी जो एक्चुअल जीडीपी या आउटपुट में चेंज आएगी वो Y1 से Y2 होगी. सो ये सारे का सारा एरिया क्राउड आउट हो जाएगा. सो योर पॉलिसी वुड बी लेस इफेक्टिव व्हेन योर IS वुड बी फ्लैटर. स्टीपर IS के अंदर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, फ्लैटर में क्या हो जाएगी, फ्लैटर में लेस इफेक्टिव हो जाएगी. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि जितना IS कर्व इनइलास्टिक होता चला जाएगा, पॉलिसी फिस्कल की इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी, और जितना इलास्टिक होता जाएगा IS, उतनी आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो लेस इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी. सो ये है आपके पास थर्ड केस.
यहाँ पे आपकी फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। यहाँ पे आपके पास क्राउडिंग आउट भी ज़ीरो होगा। वो कैसे होगा, लेट्स सी। IS कर्व IS1 से IS2 रेड की तरफ शिफ्ट हो गया जी। आपकी GDP बढ़नी कितनी चाहिए थी Y1 से Y2 अगर इंटरेस्ट रेट यही रहता, लेकिन इंटरेस्ट रेट राइज़ कर गया। न्यू इक्विलिब्रियम ये है। इंटरेस्ट रेट के राइज़ करने के बावजूद भी आपकी जो इनकम है वो Y2 ही है। इस केस के अंदर आपके पास नो क्राउडिंग आउट नज़र आ रहा है। क्राउडिंग आउट है ही नहीं। क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो इनसेंसिटिव है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ भी आपकी फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। सो द थर्ड केस था, दिस वॉज योर सेकेंड केस, दिस वॉज योर फर्स्ट केस। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स योर IS एंड LM फ्रेमवर्क। लेकिन कौन सा, अब आप मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन स्लोप हमने IS की रखी हुई है। तो जनाब करेंगे क्या हम, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं शिफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को, और मॉनेटरी पॉलिसी में कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होता। ये सिंपल है। आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की, आइदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए या किसी तरीके से आपने मनी सप्लाई में इजाफा किया। योर IS कर्व हैज़ शिफ्ट टू दिस, सॉरी योर LM कर्व शिफ्ट टू राइट। LM कर्व आपका शिफ्ट हुआ मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से। जस्ट चेक दिस, इंटरेस्ट रेट में चेंज आई है ज़्यादा, लेकिन आपकी GDP में बहुत, या आउटपुट में बड़ी माइनर चेंज आई है Y1 से Y2। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव है व्हेन योर IS इज स्टीपर। चीज़ों को रिलेट करना सीखें। जस्ट सी योर डायग्राम नंबर 4 एंड ये डायग्राम नंबर 1। जब आपका लेस इलास्टिक IS कर्व होता है ना, जब आपका इन इलास्टिक IS कर्व होता है, वहाँ पर आपकी फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव थी, लेस क्राउडिंग आउट था। तो फिस्कल पॉलिसी जिस कर्व के ऊपर इफ़ेक्टिव हो गई है, वहाँ मॉनेटरी तो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। तो चेक करें, यहाँ पे आपकी इनकम में चेंज बहुत थोड़ी है, आउटपुट में, और इंटरेस्ट रेट में चेंज ज़्यादा है। तो आप कहेंगे इस केस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लेस इफ़ेक्टिव। अब अंडरस्टूड है कि जो ये केस आने वाला है जिसके अंदर आपका IS जो है वो होगा इलास्टिक, LM नॉर्मल हमने बनाया है। इस सिचुएशन में अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मोर सेंसिटिव है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी कमी आने से आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी और आपकी GDP में चेंज आ जाएगी Y1 से Y2। सो व्हेन योर IS इज़ फ्लैटर, when your IS is flatter, when your IS shows more sensitivity of change in interest rate to change in income, या यूँ कह लें कि when your investment is more sensitive to change in interest rate, तो you will follow an expansionary monetary policy, वो इफ़ेक्टिव होगी। तो आपकी MP यानी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर क्या है, इफ़ेक्टिव है। अब आ गया ये आपका LM और ये आपका वर्टिकल IS। ये 5th डायग्राम हो गई और ये 6th डायग्राम। अब ये जो ये डायग्राम है, ये फिर कॉन्टीन्यूटी है। जो डायग्राम ऊपर 3 बनाई थी, अगर आपको नज़र आ रही है डायग्राम नंबर 3, तो इसमें आपके पास नो क्राउडिंग आउट था, आपकी फुल इफ़ेक्टिव फिस्कल पॉलिसी थी। तो यहाँ पे फ्लॉप आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होने जा रही है, जहाँ पर आपका IS वर्टिकल होगा। इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी तो फ्लॉप हो गई। आपने LM को शिफ्ट किया, चलें जी कर दिया, LM को चेंज किया यहाँ पर, तो आपके इंटरेस्ट रेट में कमी तो आई है, बट आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आई, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आई। सो आपके पास यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फेलियर है, यहाँ पे नो इफ़ेक्ट। तो अब हम देखेंगे, स्लोप लेंगे हम LM की और हम अप्लाई करेंगे पहले फिस्कल पॉलिसी और फिर मॉनेटरी। तो पहले हम करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। तो हमारे पास डायग्राम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो स्लोप ऑफ LM मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो आप देख लें, आपके पास है फ्लैटर इलास्टिक LM, लेस इलास्टिक इन इलास्टिक LM, परफेक्टली इन इलास्टिक LM, हॉरिजेंटल LM। हॉरिजेंटल LM होता है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में, वर्टिकल LM होता है आपके पास
क्लासिकल का एल एम व्हेन मनी डिमांड इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ओके। मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, अगर मनी डिमांड होगी तो फ्लैटर एल एम, एंड जीएसटी पर आपके पास वाइस वर्सा केस होता है। अब यहाँ पर हम पहले कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं? हम पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले फिस्कल, जिसमें क्राउडिंग आउट भी होगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास आईएस कर्व है। अब मैं अगर आईएस को शिफ्ट करता हूँ अपवर्ड, जैसे अभी पीछे हमने डायग्राम्स में किया, तो आप ये देखें कि यू विल मूव फ्रॉम पॉइंट ई टू, फ़िलहाल आगे ई से मैंने शिफ्ट करता, फ़िलहाल क्या हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट यही रहता तो मेरी जीडीपी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी इतनी Y3 तक, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट में क्या हो गया है, इजाफा हो गया है, सो सिचुएशन थोड़ी सी हो जाएगी डेंजरस। ये बन रही है भाई सिचुएशन, क्राउडिंग आउट थोड़ा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आई, क्राउडिंग आउट थोड़ा आया। एक्चुअली जो जीडीपी इंक्रीज़ हुई है वो Y2 के बराबर हुई है, होनी कितनी चाहिए थी? Y3 के बराबर। सो आपके पास इफ़ेक्टिव जो है, इफ़ेक्टिव फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर आते हैं, इधर अगर मैं शिफ्ट करता हूँ आईएस को अपवर्ड, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो अंडरस्टूड है एक में इफेक्टिव है, दूसरे में लेस इफेक्टिव होगी। अगर इंटरेस्ट रेट यही रहता तो मेरी जीडीपी में जो चेंज आनी चाहिए थी वो Y3 आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा जनरल इक्विलिब्रियम में, और उसकी वजह से आपका दिस मच एरिया जो है वो क्राउड आउट हो जाएगा। आपका जो एल एम कर्व है वो लेस सेंसिटिव है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दिस मच लॉस विल अकर टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ क्राउडिंग आउट। आपकी इनकम में एक्चुअल चेंज Y1 से Y2 आया, इंटरेस्ट रेट में चेंज आई है ज़्यादा, आई से I2 आई है। सो आपकी यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी, चेंज आई है इसलिए लेस इफेक्टिव कह रहा हूँ। इन द टाइम्स ऑफ वर्टिकल LM, जब इंटरेस्ट रेट से मनी डिमांड चेंज नहीं होती, वर्टिकल LM क्लासिकल LM होता है, इस सिचुएशन में आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो टोटली फ्लॉप, टोटली फेल होगी, और आपका कंप्लीट जो इंक्रीज़ इन आउटपुट होना चाहिए था वो क्राउड आउट हो जाएगा। ये मैंने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की। अब जीडीपी में जो चेंज आनी चाहिए थी वो Y2 के इक्वल आनी चाहिए थी Y1 से, लेकिन हुआ क्या है, ये सारा क्राउड आउट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ फ्रॉम I1 से I2, दिस ऑल एरिया विल क्राउड आउट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज़, और उससे क्या होगा कि जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कंप्लीट क्राउड आउट डायग्राम। कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया है, क्राउडिंग आउट, और फिस्कल पॉलिसी आपकी टोटली फेल हो गई। अब टोटली पास कहाँ होगी, टोटली सक्सेसफुल कहाँ होगी, एफिशिएंट कहाँ होगी, जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है। सो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट रेट लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी फिस्कल पॉलिसी फुल इफ़ेक्टिव होती है और सक्सेसफुल होती है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करेंगे, योर आईएस कर्व विल शिफ्ट लाइक दिस। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन जीडीपी में आपका इजाफा फुली। जब इंटरेस्ट रेट में चेंज ही नहीं आएगी, इस सिचुएशन के अंदर आपका वर्टिकल LM है, सो नेगेटिविटी तो होगी नहीं, क्राउडिंग आउट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे क्या हो गया, क्राउडिंग आउट है ही नहीं, ज़ीरो क्राउडिंग आउट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं हुआ। सो ऑल द बेनिफिट विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फुल आउटपुट। तो लिक्विडिटी ट्रैप में वैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी फेल होती है, वो अभी हम शो कर लेंगे जब हम नीचे डायग्राम्स करेंगे। ये हैं जी अब आपके पास नेक्स्ट डायग्राम्स। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, स्लोप्स होंगी LM की, और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट होगी। बहुत सिंपल सी, देखें आपका LM कर्व एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, आपकी इनकम में इजाफा हुआ है, आपके इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आई है। सो यू कैन कॉल इट इफेक्टिव। लेकिन जब आपका ये LM अब आपके पास क्या है, स्टीपर है, यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ, एक मनी सप्लाई में इजाफा किया, LM कर्व शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में ये चेंज आई और लेवल ऑफ इनकम में चेंज आया। सो इट ऑलमोस्ट सेम दोनों सिचुएशन के अंदर आपका बिहेवियर आपको नज़र आता है, चाहे आपका यहाँ पर LM क्या हो, रिलेटिवली फ्लैटर हो या स्टीपर हो। इसको आपने ज़रूर चेक करना है रिचर्ड टिफ्रोइन से।
रिचर्ड फ्रोइन की बुक जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पर क्या है, अब आपके पास लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है एलएम की, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल एलएम है, इसमें आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी टोटल फेलियर में होती है। सो अंडरस्टूड। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है पीपीएससी के आपके पेपर में कि इन टाइम्स ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप विच पॉलिसी विल बी इफेक्टिव, अंडरस्टूड है आपकी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप होगी, बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही क्रिटिकल लेवल पे है, लोएस्ट लेवल पे है, इससे मज़ीद तो कम हो नहीं सकता है। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वुड बी अ फेलियर। ठीक है, सो इस सिचुएशन में आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर में होगी। द नेक्स्ट इज दिस सिचुएशन, जब आपके पास क्लासिकल एलएम हो। क्लासिकल एलएम के अंदर अगर आप मनी सप्लाई में इजाफा करते हैं, योर एलएम कर्व वुड शिफ्ट लाइक दिस। इंटरेस्ट रेट में देखें चेंज आई है ज़्यादा और इनकम में चेंज आई है कम, तो यू कैन कॉल इट लेस इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने तकरीबन तमाम कर्ज आपको करवाए हैं। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि मॉनेटरिस्ट का एलएम और आईएस किस शेप में होता है, उसके ऊपर भी एक दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है। मॉनेटरिस्ट में जो फेमस नाम सामने आता है उनके पायनियर्स का, उसमें मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है। आई थिंक ही डाइड इन 2008 और 2007, ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है जनरल नॉलेज में ही ना दे दे क्वेश्चन। सो जो मॉनेटरिस्ट का जो एलएम है, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव होती है, फिस्कल इफेक्टिव नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिस्टेबलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमी के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशंस का बायस बनती है, जबकि उनके नज़दीक, मॉनेटरिस्ट के नज़दीक, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को। सो उनके नज़दीक आपका जो आईएस कर्व है वो होता है इलास्टिक और एलएम होता है इन इलास्टिक। इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल चेंज मोर प्रोपोर्शनली in the investment, या investment is more sensitive to change in interest rate, so little change in interest rate will bring a major change in investment, और crowding out बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं इस फ्रेमवर्क में आईएस को शिफ्ट करूं। सो यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी होगी वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, और आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव कह लें या लेस इफ़ेक्टिव कह लें इस सिचुएशन। सो ये याद रखने वाली बात यह कि ये लेस इलास्टिक और ये इलास्टिक होता है इन मॉनेटरिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ आईएसएल एंड एलएम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में आपको देना चाहूँगा मॉनेटरिस्ट का, क्योंकि अभी बात हुई थी मॉनेटरिस्ट के आईएस और एलएम की, तो मैंने समझा मुनासिब कि अभी हमारे पास इस लेक्चर के 7 मिनट्स मौजूद हैं, तो मैं आपको मॉनेटरिस्ट के बारे में बता दूँ। मॉनेटरिस्ट में मैंने आपको वैसे भी बता दिया, फ्रीडमैन जो है इनका पायनियर है। तो अकॉर्डिंग टू देम मनी सप्लाई में चेंज होने से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जो रियल वेज चेंज होती है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर। वाई बिकॉज दे बिलीव दैट जो लेबर क्लास होती है उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी जो रियल वेज है वो शॉर्ट रन में चेंज हुई है या नहीं हुई है। सो बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस वो वर्कर्स जो हैं वो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ कर देते हैं, दे कम टू वर्क, और विदाउट नोइंग कि उनकी रियल वेज फॉल हो चुकी है। उससे क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी और जीडीपी भी। दे हैव पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट्स, लाइक नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लें और अनएम्प्लॉयमेंट भी, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये क्या है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये जो मॉनेटरिस्ट ने नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट पेश किया, अकॉर्डिंग टू देम नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती। क्लासिकल और इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल कहते थे कि इकोनॉमी ऑलवेज इज़ एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरिस्ट कहते हैं नो, इकोनॉमी में हर वक्त एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल करता है। और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये है, वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी आपके पास आ जाती है
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टाइप्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दो टाइप से मिलके बनता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चले बता देता हूँ, वो होती है जब आप एक बेटर जॉब को ज्वाइन करने के लिए अपने प्रीवियस जॉब छोड़ के बैठे हैं और यू आर वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट जॉब, तो दिस इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी जब डेवलप हो रही होती है या ग्रूम कर रही होती है या ग्रो कर रही होती है, उस सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जिस्ट करना एक कॉमन बात है, एक नॉर्मल बात है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब आपकी इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज़ में होती है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ मूव कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तब भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो ये भी इतनी डेंजरस नहीं है, ये भी इतनी डेंजरस नहीं है। सो ये दोनों जो हैं, ये 5 से 6% अनएम्प्लॉयमेंट हर वक्त एग्जिस्ट करती है, जिसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बट इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट डिटरमिन होती है उसे कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, जो कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डिटरमिन होगी, जो कि सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम से जो जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन। और ये जो आउटपुट जनरेट होगी इसी एम्प्लॉयमेंट से, उसे कहेंगे नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। सो अकॉर्डिंग टू मोनेटिस, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शॉर्ट रन के अंदर अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आती हैं तो उससे आपकी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और आपकी रियल वेज चेंज होती है। ये कैसे होता है ये आपको बताता है फिलिप्स कर्व। तो अब हम फिलिप्स कर्व को देखेंगे और उसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ये दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ योर फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व वाज प्रेजेंटेड बाय A.W. फिलिप्स इन 1958। डेट देख लीजिएगा, ईयर देख लीजिएगा, A.W. फिलिप ने ये पेश की। सो बेसिकली फिलिप्स कर्व शो करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो इफ यू वांट अ हायर अनएम्प्लॉयमेंट you can see lower inflation in your country, but if you want to reduce unemployment you have to face higher inflation। अब ये मैकेनिज्म मॉनेटरिस्ट में कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये जो 5% है, जहाँ पर आपका फिलिप्स कर्व कट करता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, दिस इज़ योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट NRU। अब आप चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 5% से कम हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? मनी सप्लाई यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलेंगे, मनी सप्लाई में इजाफा करेंगे। मनी सप्लाई में इजाफा करेंगे, इकॉनमी में पैसे इंजेक्ट होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी, वर्कर्स की वेजेस में लेस प्रोपोर्शनेटली इजाफा होगा। प्राइसेस में इजाफा ज़्यादा हुआ है, वेजेस में इजाफा कम हुआ है। स्टिल वर्कर्स को शॉर्ट रन में नहीं पता चलेगा। इकॉनमी विल मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अनएम्प्लॉयमेंट कम होकर 3% पे आ जाएगी, आपका इन्फ्लेशन 2% पे आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए रिचर्ड टी फ्रोइन देख सकते हैं, ये वहाँ पर बनी हुई है डायग्राम बहुत ईजी वे में। शॉर्ट रन में आप A से B मूव कर गए, ट्रेड ऑफ टेक प्लेस कर गया, 5% 3%, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई और इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में वर्कर को पता चलेगा कि भाई हुआ ये कि हमारी तो रियल वेजेस फॉल कर गई हैं। वो कैसे? कि जो वेज में इजाफा किया गया वो इतना है और जो प्राइसेस में इजाफा हुआ है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी तो रियल वेज फॉल कर गई है। सो एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस के इक्वल हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो माइंड के अंदर जो वर्कर्स के प्राइसेस हैं वो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो ठीक हो जाती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। शॉर्ट रन के अंदर उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो रॉन्ग होती हैं। सो जब ये वाली सिचुएशन होगी P = PE, सो दे विल डिमांड हायर वेजेस। व्हेन दे विल डिमांड हायर वेजेस, सारी सी बात है, दे विल पुल बैक देयर सप्लाई। आप B से C पॉइंट पे आ जाओगे और C पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो वहीं वापस आ गई, लेकिन आपका इन्फ्लेशन जो बढ़ चुका है वो कम नहीं हुआ। नाउ यू आर एट पॉइंट C पॉइंट पे दोबारा मनी सप्लाई बढ़ेगी। C पॉइंट पे हो क्या चुका है कि आपका जो फिलिप्स कर्व है वो शिफ्ट हो गया PC1 से PC2। आज ये हुआ क्यों है? ये शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व अपवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ है? ये बिकॉज क्योंकि आपका B to C लॉन्ग रन का पॉइंट है। अब आपको परसीव कर लिया आपने कि इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इन्फ्लेशन कितना हो चुका है और आपकी तो रियल वेज फॉल कर चुकी हैं। आप C पे आ गए। C पे एक नया दौर है, एक नई पार्टी है। फॉर एग्जांपल पहले नून लीग थी, अब PTI आ गई है। तो अब वो आते ही फिर यही कहेंगे कि ठीक है जी मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, ये वाला काम, प्राइसेस बढ़ेंगी, मनी सप्लाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट तो फॉल कर गई, आप D पॉइंट पे चले गए, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी 4% पे चला गया।
लेकिन लॉन्ग रन में वर्कर को फिर पता चल जाएगा कि उनकी रियल वेज फॉल कर गई है, यू विल कम बैक टू पॉइंट ई। और अगर मैं ए, सी और ई को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, आई विल गेट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसे मुझे मिली, ये वाली, ये बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। मैं ए पर था, बी पे गया, बी से सी पे आया, सी से डी पे गया, डी से ई पे आया, एंड दिस मूवमेंट, ठीक है जी, दिस मूवमेंट बेसिकली गिव्स मी द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दैट इज़ वर्टिकल, जो कि शो कर रहा है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में तो कोई चेंज नहीं आ रही लॉन्ग रन के अंदर, लेकिन आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करता जा रहा है 2%, 4% एंड सो ऑन 6%। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। देन यू विल सी, अगर फर्दर आपने कुछ देखना हो तो यू कैन सी द रिचर्ड-फ्रोइन, और चैप्टर है 9 है या 10 है, उसको देख लीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है लेफर कर्व। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर कर्व की तरह ये होता है, और ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड द टैक्स रेट। इट शोज दैट कि इफ़ यू इंक्रीज इनिशियली द टैक्स रेट, टैक्स 1 आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया R1, आपने टैक्स 2 किया, ओके जी, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया R2, अप टू दिस पॉइंट टी स्टैरिक आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, और अब आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो चुका है R स्टैरिक। लेकिन अगर आप मज़ीद भी टैक्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो फॉल करना शुरू कर देंगे, T3, T4। रीज़न क्या होगी? रीज़न कैन बी टैक्स एवेजन, लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे। दे विल फाइंड आउट द लूप होल्स इन द सिस्टम, ठीक है, और सो दैट कि किसी तरीके से टैक्स थेफ्ट किया जाए, टैक्स से बचा जाए। सो आपके रेवेन्यू फॉल करते हैं टैक्स के इंक्रीज़ करने से आफ्टर टी स्टैरिक। सो होना क्या चाहिए? लेफर ने ये सजेस्ट किया कि ऑप्टिमम टैक्स होना चाहिए, एफिशिएंट टैक्स रेट होना चाहिए, जो कि आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करे। बियॉन्ड दिस टी स्टैरिक आपका जो टैक्स है वो डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट लेके आएगा इकोनॉमी के ऊपर, और उससे बजाय आपका रेवेन्यू बढ़ने के कम हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द लेफर कर्व। तो इस लेक्चर के अंदर आपने इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में देखा, और कुछ मैंने साथ फिलिप्स कर्व के बारे में मॉनेटरिस्ट के व्यूज़ भी आपको बताए हैं। मज़ीद एक दिन के बाद मैं मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करूँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टू कंजम्पशन थेरीज़, इन्वेस्टमेंट थेरीज़ एंड बिज़नेस साइकिल। ये कंबाइन एक लेक्चर बहुत जल्द, यानी कि कल एक दिन बाद, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें, और जितनी हेल्प हो सकती है अपने दोस्तों की करें, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो सबसे ज़्यादा लर्निंग आपकी अपनी हो रही होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।